मेरा नाम है झिलमिल और आज का हमारा सोशियोलॉजी का टॉपिक है हिस्टोरिकल मेथड इन द स्टडी ऑफ सोसाइटी। पिछले वीडियो में हमने कंपैरेटिव मेथड डिस्कस किया था, तो आज हम उसी के कंटिन्यूएशन में देखेंगे व्हाट इज़ द हिस्टोरिकल मेथड इन द स्टडी ऑफ सोसाइटी। सो आज का हमारा मेंस का सवाल है, डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ हिस्टोरिकल मेथड इन द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी। किस तरह से हिस्टोरिकल मेथड सोशियोलॉजिकल स्टडी में मददगारी होता है, आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। As we all know that inquiries in social science could be classified in two categories, the nomothetic and the ideographic category. So nomothetic category क्या होता है, एक generalized approach लेके चलता है। मान लीजिए आप एक एथनोग्राफिक एरिया में सोशियोलॉजिकल स्टडी करने जा रहे हो। आप एक पर्टिकुलर विलेज में सोशियोलॉजिकल कोई स्टडी करने जा रहे हो, तो आइडियोग्राफिक स्टडी जो होता है, आइडियोग्राफिक अप्रोच जो होता है वो इंडिविजुअल स्पेसिफिक होता है। आई फॉर आइडियोग्राफी, आई फॉर इंडिविजुअल, आई फॉर आइडियोग्राफी, आई फॉर इंडिविजुअल। तो आइडियोग्राफिक अप्रोच अगर आप यूज़ करोगे तो आपको उस विलेज के हर एक व्यक्ति के बारे में स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशंस पता करनी पड़ेंगी, जिस रिगार्डिंग भी आप रिसर्च करोगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी नोमोथेटिक रिसर्च जो है वो एक जनरलाइज्ड अप्रोच लेके चलता है। मतलब ये विलेज है, इसकी ओवरऑल कंडीशन क्या है, ये इंसान स्पेसिफिक या इंडिविजुअल स्पेसिफिक नहीं बताता है। ठीक है जी। So according to this classification, the nomothetic science attempt to make generalization. We does call sociology as a nomothetic science and history as an ideographic science. यहाँ पे जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री को हम लोग आइडियोग्राफिक साइंस बोलते हैं और सोशियोलॉजी को नोमोथेटिक साइंस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री है स्टडी ऑफ द पास्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप राजा राम मोहन राय के बारे में स्टडी करोगे तो आप इंडिविजुअल बेसिस से स्टडी करोगे, उनकी लाइफ, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी स्कूलिंग कहाँ हुई थी, उन्होंने रिफॉर्म्स क्या क्या किए थे, तो इट विल बी स्पेसिफिकली इंडिविजुअल स्पेसिफिक। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी सोशियोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी होता है आप और मैं जैसे लोग मिलके सोसाइटी बनाते हैं, वो इंडिविजुअल स्पेसिफिक नहीं होता। इसीलिए सोशियोलॉजिकल स्टडी जो होता है वो नोमोथेटिक अप्रोच लेके चलता है। Historical method is one of the important method to analyze the process of social change that occurs in past. It involves the study of origin, development and transformation of social institutions over a period of time. Just a sec. तो हिस्टोरिकल मेथड जो है वो स्टडी करता है कहाँ से प्रोसेस, एक पर्टिकुलर प्रोसेस कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, उसकी डेवलपमेंट क्या हुई, उसका ट्रांसफॉर्मेशन और उससे क्या रिजल्ट हुआ, ये हिस्टोरिकल मेथड स्टडी करता है। फॉर एग्जांपल सोशल रिफॉर्म्स चैप्टर की बात करते हैं। सोशल रिफॉर्म्स का ओरिजिन कहाँ पे हुआ था, क्यों हुआ था सोशल रिफॉर्म्स? क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पे बहुत सारे सोशल इल्स जो थे, सोशल ऑड्स जो थे वो देखने को मिलते थे। तो उससे सोशल रिफॉर्म से किस तरह के मॉडिफिकेशंस देखने को मिले हमको, बहुत सारे एक्ट्स आए, बहुत सारी जो प्रथाएं थी, सती प्रथाएं और दाऊदी प्रथाएं और वो सब बंद हुई। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ओवरऑल एक सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन आया। तो हिस्ट्री बेसिकली उन सारी चेंजेस को, ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी करता है। हिस्टोरिकल जो प्रोसेस है, अप्रोच है सोशियोलॉजी का, उसका दो प्रिंसिपल फॉर्म है, एक फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एंड दूसरा बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो हिस्टोरिकल अप्रोच है वो स्टडी करता है कि किस तरह से रिवॉल्यूशंस हुए, जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशंस हो गए, हमारी इंडियन सोसाइटी में रिवॉल्यूशंस हुए, वो सब फिलोसफिकल जो पार्ट है वो स्टडी करता है। ऑन द कॉन्ट्ररी बायोलॉजिकल फॉर्म्स जो है वो किस तरह से ह्यूमंस इवॉल्व्ड हुए फ्रॉम द प्रीमेट्स टू द प्रेजेंट ह्यूमंस, उसको स्टडी करता है। बायोलॉजिकल टर्म्स में वो इंसान की हिस्ट्री को स्टडी करता है और फिलोसफिकली जो रिवॉल्व्स हुए थे, जो ट्रांसफॉर्मेशंस हुई थी, वो स्टडी करता है। द हिस्टोरिकल मेथड इन सोशियोलॉजी हैज टेकन इनटू टू प्रिंसिपल फॉर्म्स, एक तो है फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री एंड दूसरा बायोलॉजिकल थियोरी ऑफ इवोल्यूशन। ये आप लिख सकते हो। अब हम देखेंगे कि कार्ल मार्क्स का जो है क्या ओपिनियन था रिगार्डिंग द हिस्टोरिकल अप्रोच। यहाँ पे आपको एक चीज़ जानना और ज़रूरी है कि हिस्टोरिकल अप्रोच जो है वो किसी
एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट नहीं करता, वो पूरी ह्यूमन काइंड को कवर करता है। ह्यूमन काइंड को पूरा, आपको अगर हिस्ट्री पता करनी है तो आप यहाँ का भी और किसी रिमोटेस्ट प्लेस का भी हिस्ट्री, जहाँ पे रिसोर्सेज होंगे वो वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। तो हिस्ट्री डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है कि एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को ही हम लोग टारगेट करेंगे या एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन को ही हम लोग टारगेट करेंगे, ऐसा नहीं होता। It is concerned with the whole span of human history, with all the major institutions of society as it the works of Comte, Spencer, etc. अब हम देखेंगे कि कार्ल मार्क्स का क्या विचार था। यहाँ पे कार्ल मार्क्स ने डाइलेक्ट्रिकल मटेरियलिज्म का इस्तेमाल किया है इन अंडरस्टैंडिंग द अप्रोच ऑफ हिस्टोरिकल सोसाइटीज़ या ह्यूमन सोसाइटीज़। तो डाइलेक्ट्रिकल मटेरियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है, काफ़ी डीप कॉन्सेप्ट है। जब हम लोग सोशियोलॉजिकल थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे तब उसके ऊपर एक डिटेल क्वेश्चन ही है, तब मैं इसको आपको डिटेल में समझाऊंगी। अभी बस ये याद रखिए कि कार्ल मार्क्स जो है उन्होंने एम्प्लॉय किया था जो हिस्टोरिकल अप्रोच इन कॉन्जुगेशन अलोंग विथ द डाइलेक्ट्रिकल मटेरियलिज्म। इस कॉन्सेप्ट के साथ उन्होंने हिस्टोरिकल अप्रोच को जोड़ के जो है अपनी रिसर्च, अपनी थीसिस बताई थी। कार्ल मार्क्स ने क्या किया था, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी को स्टेजेस में डिवाइड कर दिया था, फ्रॉम द प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू एंशिएंट सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी एंड कम्युनिज्म। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैसे ये ग्राफ ऊपर की तरह जा रहा है। पहले क्या था, सब अग्रेरियन बेस था, लेकिन उसके बाद क्लास स्ट्रगल हुआ, पैसों के लिए जो है वो रिसोर्सेज के लिए लोगों में फाइट होने लगी, पावर के लिए लोगों में रिसोर्सेज होने लगी, और जिसकी वजह से ये ऊपर 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 चढ़ता गया। इसके बारे में जब हम कार्ल मार्क्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप ये याद कर सकते हो कि कार्ल मार्क्स ने जो है ही क्लासिफाइड द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग स्टेजेस: प्राइमिटिव कम्युनिज्म, एंशिएंट सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी एंड कम्युनिज्म। इन स्टेजेस में कार्ल मार्क्स ने डिवाइड किया था या कैटेगराइज किया था ह्यूमन सोसाइटी को। हम लोग कार्ल मार्क्स के बारे में जब पढ़ेंगे ये सब आपको डिटेल में समझ में आएगा। अब हम देखेंगे कि साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च, ये रिसर्च हमको कहाँ देखने को मिलता है। P.V. Young, in her book Scientific Social Survey and Research, describes sources of historical data, highlighting both the adequacy and limitations of historical data. अब हमको देखने को है कि कहाँ पे हमको सोर्सेज है। ये जो हम वो बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास में हुआ दैट इज हिस्ट्री, उसको किधर ना किधर तो सोर्सेज होने पड़ते हैं ना। बुक से देखने को मिलेगा या फिर किधर डॉक्यूमेंटेशन होगा, तभी तो हमको पता चलेगा कि हुआ क्या है। So documents and various other historical sources to which historians themselves have access, materials of cultural history and analytical history, personal sources of authentic observation and witness. तो सोशल साइंटिस्ट किधर से डॉक्यूमेंट्स गैदर करते हैं? पहले तो डॉक्यूमेंट्स होती है जैसे कि लाइब्रेरी हो गया, या फिर किधर से भी आप जो एक्सेसिबल होता है, जहाँ पे सोशियोलॉजिस्ट को एक्सेस मिलता है, तो वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। उसके बाद जैसे कि मटेरियल्स ऑफ कल्चरल हिस्ट्री, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया का एग्जांपल ले तो अगर आप ताजमहल वगैरह में जाओगे तो वहाँ पे मॉन्यूमेंट्स वगैरह में लिखा हुआ है कि कब बनाया था, क्यों बनाया था। जो बड़े टॉम्ब्स वगैरह होते हैं आगरा में, तो वहाँ पे सारे लिखा हुआ है किस तरह से बनाया हुआ था वहाँ, दैट इज़ ऑल्सो हिस्टोरिकल सोर्सेज। अगेन जो पर्सनल सोर्सेज, किसी की ख़ानदानी जो है उनको पर्सनल विटनेस है, वो लोग अपनी डायरी में ही लिखते हैं, या उनको नॉलेज है कि हमारे ज़माने में ये होता था, दे वेर द विटनेस ऑफ दैट रिवोल्यूशन, उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने ये विटनेस किया था, उन्होंने रिकॉर्ड करके रखा था। तो दिस आर द सोर्सेज ऑफ हिस्टोरिकल एविडेंसेस जो कि हमको देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस। इन सोर्सेज के होते हुए भी हिस्टोरिकल अप्रोच की कुछ लिमिटेशंस है। Historical data have some limitations which arise mainly because historians cannot describe all the happenings in time and space available at the time of writing history.
जिस ज़माने में मान लीजिए बहुत पुराने ज़माने में कुछ इंसिडेंट्स हुआ था, तो उस ज़माने में वो एडवांस फैसिलिटीज़ नहीं भी थी जिससे वो पूरा डाइसिफर करके उस ज़माने की सारी चीज़ें एक्यूरेटली लिख सके। फॉर एग्जांपल स्पिरिचुअल टर्म्स में कहें तो जो हर एक बुक होती है जो जीवियस मिस्टिकिज्म के बारे में होती है वो बहुत सीक्रेट बुक होती है, उसके बारे में बहुत सारे कबाला के बारे में बहुत सारे कम लोगों को पता होता है, उसकी नॉलेज बहुत कम होती है। क्यों? एक रीज़न ये भी है कि उस टाइम पे लोग जो है डाइसिफर नहीं करते थे, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी जो अभी है, इंटरनेट एक्सेस नहीं था, जिसकी वजह से लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी की वजह से भी लोग उस टाइम पे इतना एडवांस नहीं कर पाते थे। दूसरा, personal biases and private interpretation often end unconsciously even when honest attempts are made to select and interpret pertinent facts. For example, यहाँ पे जो ये सोर्स बताया गया कि पर्सनल सोर्स ऑफ ऑथेंटिक ऑब्जर्वेशन, मान लीजिए आपके दादाजी ने बोला कि आज़ादी के ज़माने में हम लोग थे, वी वेर द विटनेस ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, तो आज़ादी के टाइम पे हमने लड़ाई की थी। आप देखने तो नहीं गए थे कि वहाँ पे लड़ाई की थी, उन्होंने ही भी कर सकते हैं। तो जो हिस्टोरिकल डेटाज होते हैं वो अगर बोलते हैं तो इट इज़ नॉट एरर, मतलब वो बायस फ्री नहीं होते, वो झूठ बोले या सच बोले वो टेस्टेबल नहीं होता है। तो इसीलिए कभी कभी वो बियास्ड होता है, वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए झूठ भी बोल सकते हैं ना कि हमने ही आज़ादी कराई थी, तो नहीं भी करा सकते हैं। तो इस तरह से कुछ हिस्टोरिकल अप्रोच के लिमिटेशंस भी होती है। तो ये हमारे वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।